थोड़ा सा सुन लेता हूँ। आए ना सब याद है बिजनेस एप्टीट्यूड वाला? सर पूछो फिर पता चलेगा। बिजनेस स्टडीज की टर्म्स वगैरह सब कुछ कर रखा है? सर वो वाली क्लास एक दो एपिसोड रहते हैं वो वाले। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चनों पे ही चलते हैं फिर। इंश्योरेंस कंपनी इज द एग्जाम्पल ऑफ, बोलो जी। आए ना, आपका नंबर है। इंश्योरेंस कमर्शियल कमर्शियल सर्विस। बढ़िया। दीपांशु क्लियर हो गया? सेकेंडरी सर्विस आएगा। है जी? दीपांशु यस सर, क्लियर। क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी बोलो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बोले तो मैन्यु प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड एंड अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर बोले तो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। से और सर्विस सेक्टर बोले तो टर्सरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए क्लोथ फिफ्टी ट्रेडिंग। अरे सबको फिफ्टी फिफ्टी सबको फिफ्टी। याद है। अभी 50 टिक करना है, ये गड़बड़ मत कर देना। मैंने 1932 के अकॉर्डिंग बताया था, दीपांशु बता रहा है बैंकिंग पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए मैक्सिमम। 1932 10। 10। और अदर देन बैंकिंग 20। लेकिन अगर 20। अगर वो जर्नल बात करेगा तो सरकार ने गाइडलाइंस बना दी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। अनन्या क्लियर है बच्चे? ये याद करा दिया था मैंने। यस सर। और मिनिमम 2। यहां पर एक बात और करना चाहूंगा, एलएलपी। एलएलपी की फुल फॉर्म अनन्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मिनिमम मेंबर्स? टू। मैक्सिमम? इन्फिनिटी। यस, मैक्सिमम इन्फिनिटी। और यहाँ लाइबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड है। जितना पैसा लगाया है बस वही डूब सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में याद करा दिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में याद करा दिया कितनी होती है? अनलिमिटेड। आए ना, याद है ना? हाँ जी सर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। आए ना? सर एक पढ़ रहा था कल बीएसटी में थोड़ा। बोलो। सर इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस तो जैसे फायर इंश्योरेंस कराते हैं हम, तो उसमें एक ही क्लेम मिल सकता है हमें। पर लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें एक से ज्यादा हम करा सकते हैं नहीं नहीं, इंश्योरेंस। एक एक मिनट पहले आप अपना क्वेश्चन पहले वाला बताओ। पहले वाला बताओ, क्या कहा आपने? सर जैसे हम फायर इंश्योरेंस में हमने दो इंश्योरेंस करा रखे हैं, हाँ तो पर हमारी इंसिडेंस हुई तो हम एक ही इंश्योरेंस का क्लेम भर सकते हैं और हाँ। एक ही मिलेगा हमें। लेकिन दूसरा वाला अगर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट वाला हो लाइफ है। तब? नहीं नहीं, अभी बात इसी की पूरी करेंगे। फायर वाला है तो एक साल की जैसे लॉटरी का टिकट खरीदते हो ना, तो टिकट खरीद लिया और कंपनी ने आपको अश्योर कर दिया कि अगर इतने रुपए तक का, अरे 1 करोड़ रुपए का आपने कराया है, उसका प्रीमियम आपसे चार्ज कर लिया। भाई हम आपको 1 करोड़ रुपए की गारंटी दे रहे हैं, एक बार आग लग गई साल के अंदर सर तो दो कंपनी से करा लिया, दो कंपनी से करा लिया हमने और आग एक ही सेम बार लगी? इंश्योरेंस। नहीं, आग एक ही हाँ। बार लगी है। यस सर, तो दोनों कंपनियों से तो नहीं ले सकते ना इंश्योरेंस। ले सकते हैं, लेकिन ये तो, ये देखो, कंपनियां आपस में टाइप नहीं कर सकती। तो ये तो फोर्जरी, मतलब ये तो घोटाले वाला काम हो गया ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लिखा हुआ था किताब में तो सोच ऐ, रहा थोड़ा। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? ऐसा तो, अरे ऐसा तो कोई आदमी जानबूझ के, अरे लोग तो आजकल क्या करते हैं, मेडिकल, यस सर, वही। मतलब पहले डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया ऑपरेशन करा लो, 5 लाख रुपए लगने हैं, वो आदमी जाके पहले हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है, फिर बाद में क्लेम पास करा लेता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो कंपनी के पास डिटेल नहीं आ पा रही, इसलिए आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम लोग करते हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। बट करना चाहे कोई कर सकता है, यस। अच्छा ओके सर। सर लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसा हो सकता है, दो इंश्योरेंस पॉलिसी हम बाय कर सकते हैं और दोनों नहीं, ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो लीगल है, वो लीगल है, वहां घपला नहीं है। आप 4 कंपनियों से एलआईसी कराओ, प्रीमियम हर साल भरो। एक जगह 25,000 रुपए प्रीमियम भर रहे हो, एक जगह 1 लाख भर रहे हो, एक जगह 5 लाख भर रहे हो, उसमें सरकार कह रही है नो प्रॉब्लम, हमें तो हर साल प्रीमियम दे रहे हो। अगर आप वक्त से पहले चले गए तो वो 3 जगह से यहाँ क्लेम ले लो आप, बिल्कुल। और अगर नहीं तो मैच्योरिटी पर आपको पैसा आपका ही मिलेगा। यस सर। एक फायर और, इंश्योरेंस में लीगल नहीं है, इलीगली हम कर सकते हैं। इलीगल, इलीगल का मतलब पता नहीं चलता ना सर, किसी को पता ही नहीं चल रहा होता, तो आप क्लेम पास करा लेते हैं, अच्छा, दोनों कंपनी से है ना? आपस में उनकी हाँ, वो इलीगल के अंडरस्टैंडिंग लिए, नहीं होती। इलीगल अगर हो जाए, पता ही नहीं चल पाता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब ये ऑनलाइन सिस्टम सरकार आने वाले टाइमों पे ऐसा बना देगी कि ऐसी चीजें ना हो पाए, ना हो पाए। बट बहुत कम लोग करते हैं ऐसा।
और वो बहुत कम लोगों की बात तो मैं ये बता दूं, वो तो एक इंश्योरेंस भी कराते हैं तो आग अपने आप ही खुद लगा लेते हैं, जानबूझ के चीजें जला लेते हैं और पैसे को कैश कर लेते हैं। समझ में आ रहा है दीपांशु? यस सर, यस सर, ऐसे मैं मतलब एक एक की जगह हम चार कराए और फिर कर ले ये काम, तो काफी बेनिफिट हो सकता है उसे। देखो अब ये इसकी चर्चा अब मैं क्या बताऊं, देखो ऑफिशियली तो है नहीं है, करने वालों ने बहुत सारे लोगों ने तो बिजनेस ही बना रखा है ये। तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सीडेंट वाली बात और बोलना चाहूंगा। ये जो व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है इसका बताओ, एक साल का प्रीमियम पे करते हो तो क्या एक ही यस बार, सर। तो ये मेरा क्वेश्चन है, एक एक्सीडेंट पर क्लेम मिलेगा या 3 बार एक्सीडेंट हो जाए तो 3 बार क्लेम मिलेगा उस साल में? मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से। 3 बार मिलेगा। यस, ये ध्यान रखना है। अब इसका मतलब आपको ये बात मालूम है अच्छे से, बढ़िया। एक से ज्यादा बार भी एक्सीडेंट हो जाए उस साल में तो वो क्लेम देगी कंपनी, बाउंड है कंपनी। वापस आ जाते हैं जी। यस सर। थर्ड पार्टी वाले की बात कर रहे हैं ना? नहीं, थर्ड पार्टी एक्सीडेंट। थर्ड पार्टी नहीं, मैं तो मेन जो प्रीमियम होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, लाइफ इंश्योरेंस, उस आदमी की लाइफ भी कवर होती है 15 लाख 20 लाख की, कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी में तो सिर्फ थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी, अच्छा कहानी तो सेम ही होती है ना, चाहे थर्ड पार्टी हो और चाहे शायद खुद हो। चाहे वो खुद वाला भी हो। थर्ड पार्टी सबसे सस्ती हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस समझ पा रहा है दीपांशु? यस सर, यस सबसे सर। सस्ते वाला होता है ये, जिसमें मैंडेटरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आपको करानी पड़ेगी किसी भी व्हीकल की, और अगर महंगी यस कराना सर, चाहें तो फिर उसमें व्हीकल का इंश्योरेंस भी कवर होता है, और फिर जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा होता है उसकी भी लाइफ का इंश्योरेंस कवर होता है। समझ गए बच्चे? यस सर। हाँ। सर ये तो रजिस्ट्रेशन, हर इंश्योरेंस में होता है कि किसी कितनी बार ले सकते हैं क्लेम हाँ नुकसान पर, डैमेज पर। हाँ, उस टाइम के अंदर हाँ टाइम, सर, उसी टाइम में फायर हाँ अगर साल में 2 बार लग गई तो हाँ, दोनों बार इंश्योरेंस ले मिलेगा। सकते हैं ले सकते हैं जी, ये बिल्कुल है। लेकिन वो लॉटरी का टिकट है, साल खत्म हो गया तो वो लॉटरी का टिकट खत्म, नई टिकट खरीदो। यस सर। और इसमें कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाले तो ये कहते हैं कम से कम 2 साल 3 साल प्रीमियम भरा हुआ हो तो जाके आपको इंश्योरेंस मिलेगा इन चीजों का। अगर पहला साल है, मान लो 50 बीमारियां हैं तो पहले साल में वो कहेंगे इसमें से 10 बीमारियां कवर होंगी, एक और साल का प्रीमियम भर दिया 15 बीमारियां, तो जितनी पॉलिसी पुरानी होगी उतनी ज्यादा बीमारियां कवर होती जाएंगी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। सर जैसे अभी कोविड आया तो इसमें कुछ पहले से किसी को इंटीमेशन नहीं थी ऐसी भी बीमारी आ सकती है, तो हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं करा, जिनको हुआ नहीं करा नहीं है, करा। नहीं करा, नहीं करा। ओके। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, दीपांशु, डिजायरेबल सर। बढ़िया। पार्टनरशिप में मर्जी है, रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ। अरे आपने ऑरल पार्टनरशिप याद आ रही है ना, घर पे बैठ के डिसाइड कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ नहीं हो तो आपको मालूम है विदाउट पार्टनरशिप डीड, अरे रिटर्न डॉक्यूमेंट ना हो तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। 1:1। तो 1:1:1, तो ये क्या आपकी मर्जी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बैंकिंग, बोलो जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बैंकिंग? 10। सर 10। 50 टिक करेंगे। अब एक्चुअली में 1932 की बात करें तभी हम 10 को टिक करेंगे, अदरवाइज टिक नहीं करेंगे। आज के जमाने में वो बात करेगा तो 50 एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट 50 ही टिक होगा। ये बात पिछली क्लास में डिस्कशन हो गई थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अरे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी हुई, अरे तो सबको मालूम है 12th में करके आए, बोलते चलो। Equal. इक्वल। लाइबिलिटी ऑफ, अरे म्यूचुअल एजेंसी मैंने बता दिया था, एक पार्टनर की वजह से कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो सारे शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और एक की वजह से नुकसान है तो भी सारे, म्यूचुअल एजेंसी बार बार बोल रहा हूं, तो भी वो सारे ही शेयर करेंगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो। लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ ए, सर ऐसा ऐसा तो मतलब पूरी ट्रुथ नहीं है ना। ऐसा होता है ना कि अगर किसी के एक की पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से प्रॉफिट हो तो सबका होता है, अगर एक की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से लॉस हो तो सबका सिर्फ होगा। उसी पार्टनर का होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ मत करना, सबका है। इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं, अभी मैंने टेक्निकल लेवल बोला है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी है सारे के सारे। अरे ऐसे समझो ना, हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे एसोसिएटेड हैं। म्यूचुअल एजेंसी है वो भी, उसमें से किसी एक की गड़बड़ है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और पूरी की पूरी गवर्नमेंट पे धब्बा लगता है। म्यूचुअल एजेंसी है, बिल्कुल ऐसी पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। एक पार्टनर की वजह से फायदा हो गया, सारे शेयर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एक की वजह से नुकसान हो गया, सारे के सारे झेलेंगे उस बात को। म्यूचुअल एजेंसी है। इवन एक की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो सबके घर को बेचकर पैसा चुकाया जा सकता है। दीपांशु, सर ऐसा पड़ा था कुछ कि उसने बिजनेस ऐसे इस्तेमाल करे और कोई लॉस हो गया उसे,
तो वो अकेले भरेगा, ऐसा कुछ। अब ये 12th में। पता नहीं जी 12th में क्वेश्चनों में क्या है, बट म्यूचुअल एजेंसी होती है। थ्योरी की बात करेंगे तो म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। अरे अब इसमें और माइनर लॉसेस। माइनर पार्टनर नहीं होना चाहिए, अब इसमें माइनर वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये सर माइनर में लॉसेस नहीं हो सकते, हाँ, प्रॉफिट होता माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए हकदार होता है, लॉसेस के लिए कभी भी हकदार नहीं होता। और ऐसे स्लीपिंग पार्टनर की बात भी नहीं कर रहा मैं। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? स्लीपिंग है। और माइनर स्लीपिंग में में, दोनों होगा सर। स्लीपिंग में दोनों होते हैं, लेकिन स्लीपिंग को सैलरी जैसी चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है, नाम का पार्टनर है। यस सर। जबकि एक्टिव पार्टनर को सैलरी भी मिलती है एडिशनली। वापस आ जाते हैं जी। लाइबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ ए बिजनेस इज लिमिटेड। दीपांशु, सर जॉइंट स्टॉक। सबको मालूम है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स लिमिटेड होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और किस में हो सकती है बताओ? सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड कोऑपरेटिव लाइबिलिटी सोसाइटी। पार्टनरशिप। अच्छा एक बार एच तो सबको आए ना, एच मालूम है? हाँ जी सर, हिंदू अनडिवाइडेड था। अब मुझे बताओ, क्या इसमें मुस्लिम फैमिली नो सर। एच नो में नो। नहीं? याद रखना, अगर मुस्लिम फैमिली आपस में कोई इस तरह का एसोसिएशन बनाना चाहे तो उन्हें कॉन्टेक्ट तो समझ में आता है ना बच्चों? एक यस सर। लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि हम लोग एसोसिएट होकर ये काम करना चाह रहे हैं। जबकि हिंदू, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हिंदू का मतलब हिंदू नहीं होता, हिंदू का मतलब हिंदू, जल्दी बताओ तीन। बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन। नहीं, हिंदू तो बोल ही रहे हो। अरे सिख, सिख भी आएंगे इसमें दीपांशु, सिख भी हिंदू अच्छा ओके कैटेगरी में ही सर। आते हैं। हिंदू को हिंदू बोल, मतलब सिख सारे हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ये क्लियर है बच्चे? यस सर। हिंदू, जैन और तीसरा नाम क्या बोला बच्चे? बुद्ध। बौद्ध, बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग। तो इनको अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक आदमी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसे क्या बोलते हैं पूरी क्लास? करता है। कर्ता। कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। बाकी सारे को ओनर्स होते हैं, को ओनर्स को एक और नाम बोलते हैं पूरी क्लास, को पार्टनर्स। को पार्टनर्स, बिल्कुल जी। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वापस आ जाते हैं जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन, अरे सबसे कम पैसा कौन सी सोल प्रोप्राइटरशिप। सबको मालूम है? स्टॉक कंपनी। नहीं नहीं, ए बच्चे, अरे सबसे कम पैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में चाहिए होता है, उससे ज्यादा पैसा। अरे पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिल रहे हैं तो पैसा ज्यादा इकट्ठा होगा ना। जितना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा उतना बड़ा बिजनेस लगेगा, उतना इकोनोमाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, उतने बेनिफिट ज्यादा होंगे। तो पार्टनरशिप क्यों बनाई जा रही है? ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड है, लिमिटेड क्या लिमिटेड है? मालिक एक ही है तो उसकी लिमिट है, वो जितना मर्जी तो ला नहीं सकता। उससे ज्यादा पैसा पार्टनरशिप में इकट्ठा होता है, उससे ज्यादा पैसा बोलते चलो जी एच नहीं, एच पहले आएगा पार्टनरशिप में, उससे ज्यादा। पार्टनरशिप से ज्यादा किसमें होता है? एलएलपी में। एलएलपी बोलना दीपांशु दोबारा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। यस और सर। उसको मैंडेटरी है रजिस्ट्रार, अरे कहाँ, सी कंपनी ऑफ रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, कंपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। और उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, करोड़ों मालिक बन सकते हैं। तो सबसे कम पैसा कहाँ रिक्वायर्ड रहता है? सोल प्रोप्राइटर, एक ही मालिक है ना, तो लिमिटेशन है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में यहाँ मालिक करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। एक बारी कंपनी को लेकर भी याद कर लेते हैं जी। कंपनी में हमने याद करा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम आए ना, मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। मैक्सिमम 200। एक बार पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी बोल दें मिनिमम मैक्सिमम। सर मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। बस इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा शेयरिंग ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, उतना पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। पुनीत ये क्लियर हो गया बच्चे? हाँ भैया। ऑर्गेनाइजेशन, पुनीत आपका आंसर, ऑर्गेनाइजेशन नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन। ये बढ़िया बात है, सोच के बोलना। जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक कंपनी। अरे सबको क्लियर है ना? जॉइंट स्टॉक कंपनी की आइडेंटिटी और मालिक की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। वैसे तो ना पार्टनरशिप में भी आप कह सकते हो पार्टनर्स हैं, ये बिल्कुल अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। लेकिन मैंने अभी अभी शब्द यूज करा म्यूचुअल एजेंसी। अरे म्यूचुअल एजेंसी, अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप में भी फर्म कहने को अलग है, फर्म के नाम से किताबें बना रहे हो। अरे सबने बचपन में पढ़ा था अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, अनन्या सुनाना अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। So the business is different from the partner.
पार्टनर्स ना बोल के ओनर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन बिजनेस, अरे अभी अभी बच्चे ने बोला है ये जो किताबें बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं, मालिक की नहीं बना रहे। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर डन बाय द ओनर बट रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन नोन एज एंटिटी नोन एज फर्म। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस डन बाय द ओनर बट रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ फर्म। लेकिन उसके बाद भी एसोसिएशन है, फर्म का प्रॉफिट मालिक का प्रॉफिट। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, फर्म का नुकसान मालिक का नुकसान। म्यूचुअल एजेंसी की बात Yes, कर रहा हूं, sir. जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है मालिक मर जाए कंपनी चलती रहेगी। यहाँ अरे पार्टनरशिप की बात कर लो चाहे, और चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर लो, कह रहे हैं अलग अलग है लेकिन मालिक मर जाए दुकान बंद हो जाती है। बहुत रेयर सिचुएशन है कि सामने वाला उसका बच्चा सेम नेचर वाला भैया हो। लेकिन दूसरा पार्टनर तो चला सकता है ना कंपनी पार्टनरशिप। भैया उसके लिए मेरी बात सुनो, आप ये पढ़ के आए हो, एक भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो बताओ डिसोल्यूशन होता है नहीं होता? अरे आप लोगों ने पढ़ा है डिसोल्यूशन होता है भैया। हाँ तो यही कह, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग बातें हैं। उसी वक्त पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही रही है ना बच्चे, और फिर हाँ भैया। और पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद बाकी पार्टनर्स उस म्यूचुअल एजेंसी में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं उनके ऊपर है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? Yes, sir. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप, ये तो सबको मालूम है बच्चों, बोलते चलो। 2 टू, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड व्हेन A आईना। partner dies. A partner dies. बढ़िया जी बढ़िया। अब यहाँ और कोई बात और क्या क्या हो सकती थी जिसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं? आईना। सर जब रिटायर हो जाए वो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास कोई भी जो इंटरेस्टेड हो बताना चाहे। सर जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में वो डिसॉल्व हो जाता है, तो फर्म नहीं होती डिसॉल्व। अरे मुझे उनके एग्जांपल बीच का बोलो ना, एक तो है डेथ, और एग्जांपल चाहिए बस मुझे डेथ डेथ के। सर, चेंज इन रेशियो और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तीनों एडमिशन में नहीं होता क्या ऐसा? एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी होता है सर। तो बस चैप्टर के नाम बोल दो ना, एडमिशन रिटायरमेंट Yes, डेथ, sir. ये तीन शब्द मैं सुनना चाह रहा था। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इन तीनों सिचुएशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। अच्छा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इससे कैसे अलग है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसका मतलब क्या होता है? अरे किताब पढ़ के आए हो तुम तो। इसमें सर बिजनेस बेच देते हैं हाँ और हाँ, उसमें दुकान का ही समापन समारोह हो जाता है, फर्म जो फर्म है उसी को क्लोज कर देते हैं। आए ना? क्लियर है बच्चे? yes sir. 26 का आंसर आए ना? Nominal partner. नॉमिनल पार्टनर। बढ़िया बात बढ़िया बात। लिमिटेड पार्टनरशिप मींस, बोलो जी, लिमिटेड पार्टनरशिप मींस दैट लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स लिमिटेड। बढ़िया। अरे सबको याद कराया अभी अभी एलएलपी, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट दीपांशु। मस्ट बी इन राइटिंग। मे बी ओरल। Maybe oral अरे or मस्त writing. क्यों बोल रहे हो भैया, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? आपको मालूम है जब पार्टनरशिप में रिटर्न डीड नहीं लिखी होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अरे कराया नहीं करा क्वेश्चन आपने, इक्वल मानी जाती है दीपांशु। यस सर, करेक्ट। तो ये गड़बड़ ना करें। मे बी ऑरल और इन राइटिंग। स्मॉल बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज, हिना बोलना, sole proprietorship, सोल प्रोप्राइटरशिप। हिना 30th क्वेश्चन। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, earning through a legal business, बढ़िया, अर्निंग थ्रू ए लीगल बिजनेस। अनन्या आप बोलो अगला। मैनेजर ऑफ ए फर्म, सर भैया कैरिंग आउट बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा? अरे Same आप motive लोगों से ने तो उनका क्वेश्चन profit करे होता हुए हैं, क्वेश्चन करे हुए 12th में। मैनेजर ऑफ ए फर्म इज गिवन 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही इज, Servant of the firm. नहीं नहीं नहीं, सर्वेंट को सैलरी मिलती है सिर्फ, पार्टनर बस स्टेटस। नहीं। अरे बच्चे हे भगवान, अरे तुमने कोई क्वेश्चन नहीं करा? तुम्हारे टीएस में मुझे पक्का याद आ रहा है, यस सर, है क्वेश्चंस। क्वेश्चन था एक, मुझे बचपन की बात याद है। पार्टनर बाय एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। यस, ये आंसर है, ये आंसर है। अरे हम मैनेजर को मालिकाना जैसे हक देना चाहते हैं ताकि वो अपना काम समझ के करे।
अरे अगर सर्वेंट है तो 10 बजे का टाइम है, 10:15 आएगा, 5 बजे का टाइम है, 4:45 जाना चाहेगा। मालिक का आना हक दे दो, ज्यादा जिम्मेदारियों से काम करेगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, अगर मैनेजर को कह रहे हैं कि हम तुझे सैलरी के अलावा 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो ही इज ए पार्टनर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो बाय स्टेटस नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इम्प्लाइड अच्छा एग्रीमेंट सर, ऐसे। एक और ऊपर वाला इसका क्वेश्चन था जो हाँ, इसके ऊपर वाला, उसमें कैरिंग आउट बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता? लीगल अर्निंग। प्रॉफिट मोटिव ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मोटिव थ्रू लीगल बिजनेस, ये उससे ज्यादा वाइडर है ना। अच्छा, अर्निंग में वो प्रॉफिट मोटिव की अरे बात चल कोई रही है। आदमी सरकार गैर कान दिल्ली में बोलते सरकार हजारडस केमिकल इंडस्ट्रीज के प्लांट ही नहीं लगा सकते, और पार्टनरशिप फर्म बना के तुम बनाना शुरू कर दो, सरकार तो बैन कर देगी, फैक्ट्री सील कर देगी आके। अरे बात यस सर। तो अर्निंग वाली बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अर्निंग ना हो ना, अरे एथिकल हो, बात ठीक है। तो सरकार ने गैर कानूनी अनाउंस कर दिया, फिर भी आप नहीं चला सकते ना उसको, सरकार तो मान्यता नहीं देगी। तो अर्निंग sir. थ्रू द लीगल बिजनेस वाइडर कंसेप्ट है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब सबको देखो 12th वाला क्वेश्चन, दो 1:1:2। अरे 1:1 दो पार्टनर, तीसरा पार्टनर आ रहा है, हिस्सा है 1/3। अरे बता दो नहीं रेशो। ए पार्ट ए पार्टी तो देखते ही नजर आना चाहिए, खबरदार कलम चलाने की जरूरत पड़ी तो कम से कम उनको जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है। तो हम बोलते थे लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, देखो मुझे 30 साल पुरानी बात याद आ रही है, आपने तो पिछले साल करा है। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1, नए पार्टनर का हिस्सा 1/3 आए ना, ऐसे ही करते थे ना, बचा हुआ 2/3, बचा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स में 1:1 यानी 1/2 1/2 बांट देते थे। अरे ऐसे ही करते थे। हाँ सर। तो पार्टनर एक्स का प्रॉफिट 1/3, वाई का 1/3 और जेड का 1/3, रेशो की कैलकुलेशन। अरे ऋषभ मालूम है बच्चे? कुछ साल पहले आप भी तो पढ़ाया करते थे अकाउंट्स 12th में। तो वही बात याद आ रही है। यस सर। अरे ऋषभ मालूम है ना बच्चे? यस सर। हाँ जी, लॉस ऑफ ए फर्म व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ये बढ़िया बात है। दीपांशु बोलना। अरे फर्म का दिवाला निकल गया, याद रखना इंसॉल्वेंसी कोर्ट डिक्लेयर करती है, कोर्ट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है डेथ ऑफ द फर्म, और फर्म की डेथ डिक्लेयर कर दी है। ऐसी कंडीशन में नुकसान पार्टनर से पहले पार्टनर्स झेलेंगे, पार्टनर्स झेलेंगे। मान लो पार्टनर्स 3 है, 3 में से दो पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो गए, तब कौन झेलेगा? वो तीसरा अकेला झेलेगा। तीसरा पार्टनर। अगर तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, अब तो क्रेडिटर्स झेलेंगे। तो सर लॉस हो जाएगा। नहीं, अरे क्रेडिटर झेलेंगे, जिसको पैसा लेना डूब गया, शट डाउन करो, बैड डेब्ट, लॉस ऑन इंसॉल्वेंसी के नाम से अकाउंट क्लोज करो। क्लियर है बच्चे? क्रेडिटर झेलेंगे। अरे क्लियर है पुनीत? हाँ भाई। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज पुनीत आपको बताना है। ऑप्शन It can be sued in the court of law. है ऑप्शन सी भैया। फिर डी। वो तो सी। अरे रुको पहले सी में क्या बोल रहा है ये? इट कैन नॉट बी sued इन द कोर्ट ऑफ नहीं। लॉ। क्या बात कर रहा है? अरे कोर्ट में तो, अरे कंपनी के नाम से ही झगड़ा होगा, मालिक के पास, शेयर होल्डर के पास कौन जाता है झगड़ा करने के लिए? कंपनी ने कोई नकली मालिक। भैया सॉरी, वो मुझे कैन लगा, इट कैन बी sued in the court of। अच्छे से जाइए, ठीक है। अरे सी वाला नहीं है आंसर, और कोई ऑप्शन बोलो। डी है फिर। डी वाला बिल्कुल बढ़िया। अरे आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ, तो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, कोई 70 किलो का वजन नहीं है, 6 फुट की हाइट नहीं है, तो ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके नाम से करोड़ों रुपए की डील हो रही है, कोर्ट में जाके केस किया जा सकता है, करोड़ों रुपए की प्रॉफिट दिखाया जा रहा है उसमें। तो एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ द लॉ बट इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। करेक्ट ऑप्शन। अगली बात, अरे आपका ही बचपन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, तो कहीं गड़बड़ है तो ठीक कर लो, हमेशा के लिए अपडेट रखना है आपको। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7। अभी बोला है जी आपने 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पुनीत? 200। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पर्सन इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नो लिमिट। नो लिमिट। भैया थोड़ा और बच्चों से भी पार्टिसिपेट। रौनक आपको बताना है 38 क्वेश्चन। रौनक खंडेलवाल ट्राई करो जरा। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रौनक
टू। बढ़िया बढ़िया। हिना आपको 39 क्वेश्चन का आंसर बोलना है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स मैंने लिखवाए हैं आपको। हिना Sir, two. टू। Two. और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, मिनिमम डायरेक्टर टू। कशिश आपसे पूछ रहा हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। Sir, 3. बढ़िया, क्या बढ़िया तैयारी चल रही है। राइट शेयर, अरे एक राइट शेयर होता है, एक बोनस शेयर होता है। पहले तो मुझे आईपीओ की फुल फॉर्म बोलो दीपांशु। इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल, जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है कि 2 रुपए अरे सबने चैप्टर पढ़ लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी सिस्टम्स कंपनी ने बनाया। और इसके लिए कंपनी Yes, sir. एक इनविटेशन कार्ड बनाती है। अनन्या बताएगी इस इनविटेशन कार्ड को क्या बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट। अनन्या, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बोला जाता है जी, इनविटेशन कार्ड। तो राइट शेयर, अनन्या बताना क्या होता है राइट शेयर। So offered first to all the existing shareholders. तो शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दी जाती है कि आपका राइट है, अगर आप खरीदना चाहो तो हम आपको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। राइट शेयर। अनन्या आपको बोनस शेयर भी बताना है क्या होता है। अनन्या बोनस So शेयर, जो प्राइस कम करके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं लोग। नहीं। जो नहीं वो, अरे वो शेयर स्प्लिट होता है। मैं बोनस शेयर पूछ रहा हूं, बोनस शेयर। आसिफ बोनस शेयर। भैया पता नहीं। डिविडेंड में कैश की जगह हाँ, शेयर दे दिया जाता है। अरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं कि हर वो आदमी जो 5 शेयर का मालिक है उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री में। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी चार्ज बांटा जाता है डिविडेंड के नाम से, जब कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बम्पर प्रॉफिट होते हैं। सबको क्लियर हो गया। बोनस शेयर, राइट शेयर, हाँ। पैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि आपको खरीदना है खरीद लो, हम 10 रुपए वाला शेयर आपको 30 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन जब आईपीओ लेके आएंगे तो 100 रुपए का बेचेंगे पब्लिक को। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिए जाते हैं। एक बात अभी अनन्या ने बोली थी, तो वो बात और मैं पूछना चाहूंगा। अनन्या, शेयर स्प्लिट क्या होता है। शेयर स्प्लिट, तो वही जो मैंने अभी बोला। अरे सबको क्लियर हो गया ये बात। शेयर स्प्लिट, सर समझाना एक बार। अरे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है एक शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कह देते हैं शेयर स्प्लिट में कि भैया हम आपके शेयर की संख्या 5 गुना कर रहे हैं, 5 गुना। पहले जो आदमी 1 शेयर का मालिक है, अब वो 5 शेयर का मालिक है। जैसे ही वो शेयर स्प्लिट करते हैं और 5 शेयर उसके करते हैं, तो 1 शेयर की वैल्यू 2 रुपए हो जाती है। ये समझ में आ गया। सर 5 गुना कैसे हुआ फिर? वो मालिक सेम रही ना उसकी नहीं, बात तो। हाँ वर्ड नहीं, बात सुनो ध्यान से। शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाई। होता क्या है, अब हिंदुस्तान के बहुत सारे पीएसयू ऐसा जर्नली करते हैं, जर्नली पीएसयू ऐसा करते हैं, तो वो शेयर्स की संख्या बढ़ा देते हैं ताकि वो जो शेयर 10 रुपए वाला 1000 रुपए का मार्केट में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में मूव कर रहा है, तो कंपनी शेयर स्प्लिट कर देती है। मान लो 1:2 की रेशो, इसमें आइडियल रेशो नॉर्मली 1:2 रहती है। क्या रहती है शेयर स्प्लिट में रेशो? 1:2। 1:2 में वो कहते हैं कि अब आपके शेयर वर्थ उतनी है, लेकिन शेयर की संख्या बढ़ा देते हैं। तो जिस आदमी के पास 1 शेयर है वो 2 शेयर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर स्प्लिट कर रहे हैं तो वो 1000 रुपए वाला शेयर मार्केट में 500 रुपए का हो जाता है। ये समझ में आ गया? वर्थ उतनी रहती यस है। सर। सर बस ये इसीलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि क्या कहते हैं, शेयर परचेज में इजी रहेगा लोगों को। नहीं, अरे जिन कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत तेजी से मूव कर रही होती है, बढ़ रही होती है, वो जानबूझ के शेयर स्प्लिट करते हैं। वो 1000 का शेयर 500 कर दिया, साल 1.5 साल में दोबारा 1000 रुपए का हो जाता है, फिर शेयर स्प्लिट लेके आ जाते हैं। शेयर स्प्लिट तो संख्या शेयर्स की उस वक्त तो वर्थ उतनी है, लेकिन ये वही कंपनियां करती है जिनके शेयर्स की परफॉर्मेंस हाई होती है और बड़ी तेजी से शूट अप हो रहा होता है, वही कंपनियां शेयर स्प्लिट करती हैं। नॉर्मली बाकी कंपनी नहीं करेगी। सर कंपनी को क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर वो 500 1000 का हो रहा है तो 1000 का 2000 का होता, कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी की ऑथराइज कैपिटल यूज होने लग जाती है ना बच्चे। अरे उन्होंने कोई सिस्टम बना रखा है कि उनका 1 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल है, ऐसा पीएसयू करता है। अब ज्यादा डिटेल आपको एक बार गूगल पे चेक करनी पड़ेगी कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ शेयर स्प्लिट। अच्छा ओके। लेकिन शेयर स्प्लिट हाँ
अनन्या कुछ बोलना चाह रही है, अनन्या बोलो। तो शेयर स्प्लिटिंग तो इसलिए करी जाती है ताकि शेयर होल्डर, सर एक स्ट्रैटेजी होती है काइंड ऑफ कि वो शेयर होल्डर्स को दिखाया जाए कि कंपनी की ज्यादा वर्थ है। हाँ कुछ ऐसा है। मुझे 3-4 कंपनियों के तो नाम भी मालूम है जो शेयर स्प्लिट कर रहे हैं। 1:2 आइडियल रेशियो है, लेकिन मजे की बात है पीएसयू ये 1:5 की रेशियो पे कर देते हैं स्प्लिट। कह देते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की जगह 2 रुपए, और मालिक को 5 गुना शेयर का मालिक बना दिया। और मजे की बात है जिस शेयर को 2 रुपए करा है वो 6 महीने साल के अंदर बूस्ट होके उसी रेट पे पहुंच जाता है। दीपांशु बात समझ में आ रही है? ये Yes, तो मैंने रियलाइज करा है, देखा है। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है कुछ, तभी वो शेयर स्प्लिट करते हैं। और पीएसयू अच्छा, की ओके। बात कर रहा हूं मैं, पीएसयू में ऐसा हो रहा है। आगे चलेंगे बच्चों। नॉमिनल, अच्छा ये राइट शेयर वाला आंसर बोल दिया था। आयना बोलना जरा, क्या था आंसर? Sir, C part. ऑफर्ड फर्स्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग, बिल्कुल बढ़िया जी। आयना 41 क्वेश्चन का आंसर, नॉमिनल part शेयर of- कैपिटल। Part of authorized share capital. A part. ए पार्ट, पूरी क्लास Sir, C part, nominal value. ऑफ द शेयर विच कंपनी इज ऑथराइज बाय इट्स। अच्छा मुझे ये बताओ, आयना से अनन्या पहले बताएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो सब बाय लॉज होते हैं जिसमें सारी कंपनी नहीं, के और नहीं। कंपनी का आ- नाम, अरे लोकेशन। रुक जाओ खिचड़ी मत बनाओ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बाद में पूछूंगा, पहले बताओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, और मिक्स नहीं करोगे। नेम ऑफ द कंपनी, लोकेशन, कैपिटल कितना लगा सकते हैं, एड्रेस, अरे डायरेक्टर्स कौन किसी ने कौन याद है। कर रखा है? टोटल 6 बातें होती हैं इसमें, उससे ज्यादा होती नहीं है। अभी अभी इस बच्चे ने बोला है नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन। अरे याद आ रहा है आपको, पढ़ा होगा आपने बचपन में। यस सर। 6 बातें होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन, किस चीज में डील कर रहा है कंपनी, तो ये 6 बातें मेंशन होती है बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और कंपनी की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो कहां पर होते हैं? पूरी क्लास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके ऊपर बेस्ड कंपनी काम करेगी, डिसीजन लेगी, पावर्स, वो सारी की सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बात याद रखना चाहिए। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल का आंसर बिल्कुल ठीक है जी, सी वाला ही है। आगे चलेंगे जी। दीपांशु ऐसा आपने 11th-12th में पढ़ा था कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 ही बातें होती हैं, और वो कौन कौन सी, ऐसी भी कोई डिटेल थी क्या? सर इतना याद नहीं आ रहा, मतलब 11th में पढ़ा होगा अगर ऐसा होगा तो। कुछ मतलब पढ़ी थी क्या क्या बातें होती है, पर ये नहीं पता 6 ही होती है क्या। अच्छा, ऑडिटिंग इज कंपलसरी इन केस। अरे ऑडिटिंग क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, नहीं नहीं, एक मिनट, चेकिंग ऑफ हाँ, अकाउंट्स। चेकिंग ऑफ अकाउंट्स प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सी। तो ऑडिटिंग ऑल ऑफ द अबव भैया। नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? अरे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप रिटर्न फाइल खुद कर सकते हो भैया, ध्यान से सुन लो, ये गड़बड़ है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अरे छोटा चाय की दुकान, पान की दुकान, सरकार कह रही है सीधा सरल फॉर्म बना रखे हैं दुनिया भर के, सीधा इतना टैक्स जमा कराओ, कोई किताबें पूछने नहीं आएगा तुमसे। और उसके बाद फिर टर्नओवर, अगर ट्रेडर है सेल परचेज करता है, फिर उनकी लिमिट फिक्स कर रखी है, जिसका बिजनेस 40 लाख से नीचे है सीधा लमसम अमाउंट टैक्स का सबमिट कराए। अलग अलग फॉर्म बना रखे हैं। दीपांशु बात समझ में आ रही है? सर टर्नओवर पे होता है या फिर ये प्रॉफिट पता है? मैंने इसमें कुछ 5 लाख के प्रॉफिट पे छोटे छोटे व्यापारियों के लिए टर्नओवर बना रखा है कि 40 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर है वो अपने टर्नओवर का 5% या 8% सरकार को टैक्स के नाम से सबमिट करा दे, कोई अकाउंट चेक करने नहीं आएगा। और ना सी के पास, वो कह रहे वो तो ये कहते हैं सी के पास भी मत जाओ छोटे व्यापारी को, और जिसको समझ नहीं है वो जाना चाहे चला जाए। लेकिन ऑडिट की मतलब हाँ। 40 लाख का अगर टर्नओवर है किसी का, तो टैक्स फ्री होता है इसमें क्या? 5-8% है जी? टैक्स फ्री रहेगा ना सर? अगर 40-50 लाख का टर्नओवर है नहीं, टैक्स फ्री तो- क्यों रहेगा? टैक्स फ्री क्यों रहेगा? सर 5 लाख से कम वाली इनकम जिसकी होती है उसको तो कोई इनकम टैक्स नहीं करना पड़ता, मतलब पे नहीं करना पड़ता कुछ। तो 40 लाख हो गया ना भाई, 40 लाख, टर्नओवर है ना सर, 40 टर्नओवर है लाख ना, का वो तो इनकम की बात कर 5%। रहा हूँ। अच्छा 40 लाख का 5% निकाल, कितना हो गया? 40 लाख का एक सेकंड, 2 लाख हो गए। 2 लाख हो गया। हाँ ठीक है, एग्जम्प्टेड है फिर वो। बट अरे एक बात सुन, रिटर्न तो फाइल करेगा ना, वो डाटा तो शो करेगा ना। रिटर्न फाइल कर दे, मतलब लीगल प्रूफ हो जाता है कुछ। हाँ लीगल necessary। प्रूफ तो करते हैं लोग, करते हैं।
यस सर। तो वापस आ रहे, तो ऑडिटिंग की बात कर रहे थे भैया। सोल प्रोप्राइटरशिप में टर्नओवर के ऊपर बेसिस है, ऑडिट करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता, बाउंड नहीं है। तो यहाँ बात हो रही है कंपलसरी। जल्दी बताओ जी। जॉइंट स्टॉक कंपनी। बढ़िया। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपलसरी है ऑडिट कराना, मैंडेटरी है। जबकि पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि इतना टर्नओवर है तो ऑडिट कराना जरूरी है। सीए की ऑडिट रिपोर्ट लगती है साथ में। अनन्या, ये बात क्लियर हो रही है बच्चे? Yes, sir. अनन्या 43 क्वेश्चन, गवर्नमेंट फर्म इज वन। अरे बात कंपनी की हो रही है ये, विच इज At least 51% of बिल्कुल its बढ़िया। share. 51% of its share capital held by the central government or state government or nationalized bank. Joint stock company comes, आए ना, joint stock company comes to an end due to ट्रांसफर ऑफ इट शेयर बाय इट्स मेंबर्स। है। अरे भैया पहले देख लो, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, करोड़ों मालिक है और वो शेयर्स रोज सेल परचेज कर रहे Decree by a court. यस। अरे डिक्री वाले तो ऑर्डर सर, जब भी जज, कोई भी जज जजमेंट सुनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्री बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तभी जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड होगी, अदरवाइज एंड नहीं हो सकती। दीपांशु क्लियर है बच्चे? यस सर। कोई डायरेक्टर जा रहा है, आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? मेंबर जा रहे हैं, कम और एज, अरे रोज शेयर होल्डर शेयर बेच देते हैं मुनाफे के चक्कर में और दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। फॉरेन, अरे एफआईआई की फुल फॉर्म बोलो सारे। Foreign institutional investor. और ये हिंदुस्तान में जो सर इन्वेस्टमेंट, एडमिट कर लो सर बच्चों। कोई नहीं है जी, वेटिंग रूम में कोई नहीं है बच्चे। ओके। तो ये एफआईआई की फुल फॉर्म क्या बोली है बच्चों? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। ये हिंदुस्तान में जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूं मैं आपसे। पोर्टफोलियो। Portfolio investment. इसके अलावा कोई हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे, बिजनेस हब बनाना चाहे, एससीजेड बनाना चाहे, वो हिंदुस्तान में डायरेक्ट रूट पैसा ला सकता है। उसे क्या बोलते हैं? ये तो आपने पढ़ लिया है, एफडीआई। अरे एफडीआई की फुल फॉर्म बोलो। Foreign direct Foreign direct investment. investment. ये दो प्रकार का होता है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड Outward FDI. आगे चलते हैं जी। आंसर यहाँ डमरू आ चुका है। हिना 45 क्वेश्चन, फॉरेन कंपनी का मतलब? हिना Sir, a company established and incorporated outside India. बढ़िया भैया, इसीलिए बाहर की कंपनियां जब हिंदुस्तान में बिजनेस करने आती है ना, बाहर वाली कंपनियों का पैरामीटर्स क्या है? उनके ऊपर नॉर्मली मिनिमम 40% टैक्स और इन स्पेशल केसेस 50%। फॉरेन कंपनियों के ऊपर, अरे किसी को मालूम है डोमेस्टिक कंपनी पर कितना टैक्स लगता है? पूरी क्लास 30%। कितना बोला है बच्चे? दोबारा बोलना। 30%। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ध्यान से सुनना, नॉर्मली सर आयना बोल रही है सर, वो एडमिट रूम में से देख लो सर एक बार। हाँ अब आ गई, वो उस वक्त नहीं थी। तो दीपांशु मुझे ये बताओ, इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में क्या फर्क होता है? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी? सर डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड करती है और इंडियन कंपनी वर्ल्ड वाइड कर सकती है। कोई फर्क ही नहीं है, सारे याद करो। डोमेस्टिक डोमेस्टिक में तो यही हुआ ना, बस नहीं डोमेस्टिक नहीं ट्रेड नहीं करती नहीं है। नहीं, सुनो, कोई भी कंपनी हिंदुस्तान के कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर कराए, उसी को ही बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक का मतलब ट्रेड विद इन द कंट्री। अरे ऐसा कोई पैरामीटर ही नहीं है कंपनी के संविधान में, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। पूरी दुनिया में जाके बेचो, और उसके लिए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सरकार ग्लोबलाइजेशन प्रमोट कर रही है तो दूसरी कंट्री में बेच दो, और सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो अपने मोहल्ले में बेचो आप। तो ये सरकार के पैरामीटर्स हैं। कंपनी में ऐसा, कंपनी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट और आउटसाइड, कि यहाँ होगा या नहीं होगा। तो मैं कह रहा था, अगर हिंदुस्तान की कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर कराओ तो उसे हिंदुस्तान की डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे, और हिंदुस्तान की डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी में कोई फर्क ही नहीं होता है। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। दूसरी बात याद करो, इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी एक ही बात है, टैक्स कितना लगता है? 30%। फॉरेन कंट्री से कोई भी कंपनी आ जाए, अरे फॉरेन कंपनी का मतलब उस कंट्री के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो वहां रजिस्टर्ड है, यहां पर आके बेचेगी तो 40% और कुछ स्पेशल केसेस में 50%। तो वो ऐसा कारनामा करते ही नहीं है। वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग
फॉर एग्जाम्पल कोको कोला हिंदुस्तान में आएगा तो वो कोको कोला इंडिया के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा, डोमेस्टिक कंपनी बनाएगा, ताकि टैक्स लायबिलिटी का बर्डन कम हो, 40 की जगह 30 हो। दीपांशु, सबको क्लियर हो गया? सर टेस्ला पे तो 100% का टैक्स लगता है। अरे वाह! अरे अभिषेक, तुम कहाँ थे इतने दिन से? मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था अभिषेक है क्लास में। सर वो तबीयत खराब थी मेरी, अच्छा, क्लासेस नहीं ले रहा था। ठीक है। नहीं, आज भी आपकी आवाज बड़ी बड़ी देर बाद सुनाई दी है। तो अभिषेक पूछ सर रहे मैं थे। अभी ही आया हूँ 50 अच्छा बजे। अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या पूछ रहे थे? टेस्ला? सर टेस्ला पे 100% का टैक्स लगता है ना, टेस्ला जो कार बनाती है। भैया टेस्ला तो फॉरेन कंपनी की है। अगर अब मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान में उसने इंडिया के नाम से इंडिया के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर कराया है, लेकिन ये नेचुरल सी बात है, कोई भी बाहर से बिजनेस करने आएगा तो वो अपने प्रॉफिट पर कम से कम टैक्स देना चाहेगा। तो वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर कराएगा, उससे टैक्स 40 की जगह 30% हो जाएगा। कोई भी सरकार को ज्यादा देना नहीं चाहता, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे बाहर वाला हो। ये क्लियर हो गया अभिषेक को? यस सर। कोई बाहर वाले के ऊपर सरकार टैक्स ज्यादा लगाना भी चाहेगी तो पैरामीटर ढूंढेगा और कहेगा सीए को, भैया कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पैरामीटर ढूंढो और बताओ टैक्स कहां कहां से बचाया जा सकता है। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। लोग तो चाहते हैं 30% भी ना दें और उसके भी पैरामीटर ढूंढते हैं। SCZ जहां पर सरकारें स्कीमें लेके आती हैं, इतने सालों का टैक्स रिलैक्सेशन वगैरह वगैरह, तो फिर वो वहां जाके प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय, पूरी क्लास कोई भी। promoters, बढ़िया बढ़िया। अरे सबको याद करा दिया था। एक बार डायरेक्टर्स की बात दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर्स अनन्या, 2, और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर 3, बढ़िया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए, अरे बता दो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अनन्या? top management, बढ़िया, टॉप मैनेजमेंट। हिना, आपको ही बोलना है अगला। पब्लिक कॉर्पोरेशन मींस, sir, पहले तो statutory corporation, पहले तो मैं एक बार बता दूं, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो MCD की बात हो रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात, जो जिनका टारगेट वेलफेयर होता है, उसके साथ साथ प्रॉफिट आए तो उन्हें कोई परहेज नहीं है। कॉर्पोरेशंस की बात कर रहा हूं, या कंपनी की बात नहीं हो रही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। अब बोलो जी। statutory, और भी कोई बोलेगा? आंसर वैसे आ चुका है। दीपांशु, समझ में आ गया? ये कॉर्पोरेशन कंपनी नहीं है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक, ओके सर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। प्रमोटर इज ए पर्सन हु, दीपांशु? पार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बढ़िया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही प्रमोटर करता है। प्रोस्पेक्टस बताया था, इनविटेशन कार्ड होता है, बस उसमें शादी का कार्यक्रम नहीं लिखा होता। जल्दी बताओ क्या अनन्या? all of the above, बढ़िया। इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इनवाइटिंग पब्लिक टू अप्लाई द शेयर्स, इनवाइटिंग, बिल्कुल बढ़िया है जी, ऑल ऑफ द अबव। सर सी पार्ट ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें आधी ऊपर ही दोनों बातें। अब उसमें ऑल भी चल रहा है ना। देखो सी बिल्कुल ठीक है, अगर डी में वहां वो मना कर देता ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन, तब हम इसी को टिक करते। अब ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, और ऑप्शन ऑल चल रहा है। ओके सर। तो भैया फॉर्म बहुत अच्छे से भरो, थोड़ा सा चिंतन करा करो अपने बारे में आगे के। सर कौन सा फॉर्म? अभिषेक, आईपी वालों ने तारीख एक्सटेंड कर दी है, तो इस महीने में आप कभी भी भर सकते हो जो जो ऑप्शंस। अब अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपने आप, सबसे पहली बात है आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा। दूसरा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपको गाइड कर सकते हैं, बट आपको अपने बारे में तो खुद ही समझना पड़ेगा। आपका पैशन, देखो बिना पैशन के किसी तरफ भागोगे ना तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्योंकि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है वो आपको 40-50 साल करनी है, और आप खुश होते हुए बढ़िया से करो, तो उसके लिए जरूरी है कि वो आपका पैशन होना चाहिए। नहीं तो आगे, अरे कहीं पर भी घूमने जाओ, 2 दिन ऐसे समझो पिकनिक के लिए जा रहे हो, 2 दिन के लिए हर नई चीज पिकनिक पार्टी है, लेकिन बाद में वही परेशानी का कारण बन जाती है। दिवांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अपने आप को पहले तो चेक करो कि आपका पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा है, फिर उससे रिलेटेड फील्ड्स को सेलेक्ट करो। तो उसमें क्या है, हैप्पीनेस भी रहेगी,
अर्निंग भी रहेगी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। तो अपने आप को खुश रखना पैसा कमाने से ज़्यादा बड़ी बात है। तो उसको देखते हुए डिसाइड करना है आपको अपना फील्ड। तो उसको चेक करो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स भरो अच्छे से, और टारगेट ग्रेजुएशन का नहीं रखना, आपने उसके आगे का भी लाइन पूरी आगे तक खींच दो कि हमारा एकेडमिक कहाँ तक चले, ताकि हमारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़िया से बढ़िया पिक हों। आए ना, क्लियर है बच्चे? हाँ सर।